Welcome friends on my YouTube channel Basic Chemistry by S.K. Dubey. In previous videos we have studied about the matter and state of matters. Now in this video we are going to study about the classification of matter. Before we start the video, I request you all to subscribe the channel for getting the notification for the upcoming videos. So let's start the video. So various matters can be classified into two groups. That groups may be, let us see the classification matter. तो matter can be divided into two groups. वो ग्रुप कौन कौन से होंगे वो देख लीजिए आप लोग. तो फर्स्ट ग्रुप कैन बी कॉल्ड एज प्योर सब्सटेंसेस और सेकंड ग्रुप जो है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि मिक्सचर्स. तो मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स. ठीक है, किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर. तो केमिकल नेचर के आधार पर हम मैटर यानी द्रव्य को दो भागों में बांट सकते हैं. दो भाग कौन कौन से हैं? एक प्योर सब्सटेंसेस मीन्स शुद्ध पदार्थ और दूसरा क्या है? मिक्सचर्स यानी मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ. इन्हीं दो भागों में हम मैटर को डिवाइड कर सकते हैं. प्योर सब्सटेंसेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. ये फिर दो ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं और वो दो ग्रुप कौन कौन से हैं वो आप जान लीजिए. एक है एलिमेंट्स. क्या है? एलिमेंट्स. और दूसरा ग्रुप क्या है? कंपाउंड्स है. ठीक है, तो प्योर सब्सटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इन टू ग्रुप्स. मिक्सचर्स आर आल्सो डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. मिक्सचर को भी दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और वो दो ग्रुप कौन कौन से हैं वो आप जान लें. इसमें एक ग्रुप आता है होमोजीनस मिक्सचर्स यानी समांगी मिश्रण एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर्स. हेट्रोजीनस मिक्सचर मतलब विषमांगी मिश्रण. तो पूरे पदार्थ को रासायनिक प्रकृति के आधार पर, केमिकल नेचर के आधार पर दो भाग में डिवाइड किया गया है. एक भाग को कहा जाता है प्योर सब्सटेंसेस यानी शुद्ध पदार्थ और दूसरे भाग को क्या कहा जाता है? मिक्सचर्स यानी मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ. प्योर सब्सटेंसेस जो है शुद्ध पदार्थ, उनको फिर से दो भाग में बांटा जा सकता है. वो दो भाग कौन से हैं? एक ग्रुप आता है एलिमेंट्स का और दूसरा ग्रुप किसका आता है? कंपाउंड्स का आता है. एलिमेंट्स यानी तत्व और कंपाउंड्स यानी यौगिक. इसके बाद जो अशुद्ध पदार्थ यानी मिश्रण है, मिक्सचर है, उनको भी दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस यानी समांगी और विषमांगी. ये दो प्रकार के भाग हैं किसके? मिश्रण के. अब आइए देखेंगे. आइए अब हम एक एक ग्रुप को अलग अलग ब्रीफ में देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्योर सब्सटेंसेस. किसको? प्योर सब्सटेंसेस. तो प्योर सब्सटेंसेस यानी शुद्ध पदार्थ. अब शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे? यानी ऐसे पदार्थ जिनका क्या होता है कि गुणधर्म वो समान होता है, वो क्या कहलाते हैं? शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं. मीन्स देयर प्रॉपर्टीज आर सेम. तो अब इन पदार्थों को फिर से डिवाइड किस में किया गया है? दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. कौन से दो ग्रुप्स हैं वो आपको हमने बताया कि एक ग्रुप किसका है? एलिमेंट्स का है. ठीक है, और दूसरा ग्रुप किसका है? कंपाउंड्स का यानी तत्व और
यौगिक, ये दो ग्रुप बनाए गए हैं। किसके बनाए गए हैं? प्योर सब्सटेंसेज में। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे जो पहला ग्रुप आता है प्योर सब्सटेंस का, वो आता है एलिमेंट्स, यानी तत्व। ठीक है, अब आप सभी लोगों ने तत्व के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, काफ़ी तत्वों के नाम भी जानते होंगे। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी आपने कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, तो क्या आप लोग तत्व क्या है या इसको डिफाइन कैसे करेंगे तत्व को, इसके बारे में जानकारी है? मुझे आशा है कि मैक्सिमम लोग इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन फिर भी आपको बता दें जानकारी के लिए कि तत्व अभी तक लगभग 118 तत्वों की खोज हुई है। कितने तत्व खोजे गए हैं? अप्रॉक्सीमेटली 118 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड टिल नाउ। अभी तक 118 तत्व जो हैं वो खोजे जा चुके हैं। ठीक है, अब तत्व कहेंगे कैसे? एक सिंपल आपको बता दें कि यानी वे ऐसे शुद्ध पदार्थ जिनको हम किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड के द्वारा, भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा, कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज, यानी दोज प्योर सब्सटेंसेज विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू मोर सिंपलर सब्सटेंसेज बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स, यानी रासायनिक या भौतिक विधियों के द्वारा जिन पदार्थों को हम और सरल पदार्थों में विभक्त नहीं कर सकते हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? वो तत्व यानी एलिमेंट के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो डिफिनीशन क्या आप लिखेंगे? दोज सब्सटेंसेज विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स आर नोन एज एलिमेंट्स। ठीक है, अब मॉडर्न डिफिनीशन क्या है? मॉडर्न डिफिनीशन जो है एलिमेंट्स की, वो डिफिनीशन ये है कि दोज सब्सटेंसेज in which all the atoms have same atomic number are called as एलिमेंट्स। तो डिफिनीशन क्या है? मॉडर्न डिफिनीशन क्या है एलिमेंट्स की? दोज सब्सटेंसेज इन विच ऑल द एटम्स हैव सेम एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स, यानी वे सभी पदार्थ जिनमें परमाणु समान परमाणु क्रमांक वाले होते हैं, सभी परमाणु क्या होते हैं? समान परमाणु क्रमांक, सेम एटॉमिक नंबर वाले होते हैं, वही क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें जितने भी परमाणु होंगे वो सभी परमाणु क्या होंगे? सेम एटॉमिक नंबर के होंगे, यानी एटॉमिक नंबर इनका अलग अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा है तो वो किसके अंतर्गत आएंगे? वो सभी आएंगे आपके एलिमेंट के अंतर्गत आएंगे। अभी हमने आपको बताया कि एलिमेंट कितने अभी तक डिस्कवर्ड किए जा चुके हैं, लगभग इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। तो एलिमेंट्स कितने अभी तक डिस्कवर किए गए हैं? लगभग 118 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड टिल नाउ। अभी तक 118 एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हो गए हैं? खोजे जा चुके हैं, डिस्कवर किए जा चुके हैं। ठीक है, अब उनमें से इन 118 में से एटॉमिक नंबर Z बराबर 92 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं आपके? वो नेचुरल एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम एटॉमिक नंबर Z फ्रॉम 1 to 92
ये क्या है आपके नेचुरल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और इसके बाद एटॉमिक नंबर Z बराबर 93 to 118, ये आपके क्या हैं आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यानी जो 118 तत्व कुल ज्ञात हैं उन 118 एलिमेंट्स में से एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के जो 92 तक के एलिमेंट्स हैं ये क्या कहलाते हैं नेचुरल एलिमेंट्स कहलाते हैं। नेचुरल क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये नेचर में पाए जाते हैं, ठीक है। और एटॉमिक नंबर 93 से लेकर के 118 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं आर्टिफिशियल एलिमेंट्स कहलाते हैं। आर्टिफिशियल क्यों कहलाते हैं? बिकॉज दीज एलिमेंट्स आर सिंथेसाइज्ड इन द लैबोरेटरीज बाय द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, यानी नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा इन तत्वों को प्रयोगशालाओं में सिंथेसाइज किया गया है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है आर्टिफिशियल एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गए नेचुरल और आर्टिफिशियल एलिमेंट्स। एटॉमिक नंबर आपको पता ही होगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर, यानी किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है? वो परमाणु क्रमांक कहलाती है, ठीक है। प्रत्येक तत्व का अपना एक एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक नंबर जो होता है ये फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी एलिमेंट का, ठीक है। इसको Z से डिनोट किया जाता है। ये सब चीज़ें लगभग आप लोग जान रहे होंगे, ठीक है। अब इनमें से भी जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, इन नेचुरल एलिमेंट्स में भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचर में अभी नहीं पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 2 एलिमेंट्स होते हैं। उनमें से एक एलिमेंट जो है वह आपका प्रोमेथियम है, ठीक है। प्रोमेथियम ये अभी नहीं पाया जाता है। प्रोमेथियम PM से डिनोट किया जाता है। ये अभी नेचर में नहीं पाया जाता है, लेकिन इसको भी नेचुरल एलिमेंट्स माना जाता है, इसलिए कि ये पहले इसके ऐसे ट्रेसेस मिले हुए हैं कि ये पहले नेचर में मिलता था, लेकिन रेडियो एक्टिव होने के कारण ये धीरे धीरे क्या हुआ डीके हो गया इसका, और अभी ये नेचर में नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अब आपको हाँ चलिए, एक तो हमने बताया कि प्रोमेथियम है और दूसरा क्या है वह आपका टेलुरियम है। ये 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एलिमेंट्स नेचुरल के भीतर आते हैं, यानी 1 to 92 के बीच में तो आते हैं, लेकिन अभी नेचर में ये पाए नहीं जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको बताते हैं कि आफ्टर 92, आफ्टर एटॉमिक नंबर 92, these artificial elements are known as ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स। तो आर्टिफिशियल को क्या कहा जाता है और ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स, ठीक है। इसके बाद आपको बता दें कि हमारा जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट यानी भूपर पट्टी, ठीक है, वो केवल 5 मेन एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है। यानी अर्थ क्रस्ट में मुख्य रूप से केवल 5 एलिमेंट उपस्थित होते हैं। वो 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वो आप जान लीजिए, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला जो तत्व होता है वो होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन है, सिलिकॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम है, ठीक है। ये 3 एलिमेंट्स हो गए। और इसके बाद आयरन एंड कैल्शियम,
ठीक है। ये 5 तत्व ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन एंड कैल्शियम, ये क्या बनाते हैं? अर्थ क्रस्ट बनाते हैं। किसको बनाते हैं? अर्थ क्रस्ट, यानी भूपर पट्टी का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब इसमें भी आपको बता दें कि एलिमेंट्स को भी फिर से डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। अब वो कौन कौन से पार्ट हैं वो आप जान लीजिए। एलिमेंट को पहला डिवाइड किया गया है मेटल्स में, ठीक है। उसके बाद डिवाइड किया गया है नॉन मेटल्स में, ठीक है। और इसके बाद डिवाइड किया गया है मेटेलॉइड में। तो एलिमेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलाइट्स। अब मेटल क्या होते हैं? मेटल वे पदार्थ होते हैं या वे तत्व होते हैं जो जनरल केमिकल रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति रखते हैं। वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? मेटल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैव द टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग जनरल केमिकल रिएक्शंस। ठीक है। मेटल्स क्या है? दोज एलिमेंट्स विच हैव ए टेंडेंसी टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द जनरल केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल सोडियम ले लीजिए। इन जनरल रिएक्शन सोडियम लॉसेज 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स सोडियम केटायन। ठीक है। दैट्स वाई इट इज नोन एज मेटल। मैग्नीशियम ले लीजिए। मैग्नीशियम इन जनरल रिएक्शन losses 2 electrons, that's why it is also metal। एल्युमिनियम ले लीजिए। एल्युमिनियम क्या है? इन जनरल रिएक्शंस losses 3 electrons and forms एल्युमिनियम केटायन। ठीक है। तो ऐसे तत्व जो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और त्याग करके पॉजिटिव आयन, धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? मेटल्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जो रिस्पेक्टिवली 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करते हैं, लॉस करते हैं और क्या करते हैं? पॉजिटिव आयन का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? मेटल्स के अंतर्गत आएंगे। मेटल्स की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे मेटल्स जनरली क्या होते हैं? वो सॉलिड होते हैं। मेटल्स आर सॉलिड्स। लेकिन उसमें भी एक मेटल ऐसा है जो जनरल टेम्परेचर पर क्या होता है? लिक्विड होता है। और वो कौन सा मेटल है? Hg। Hg क्या होता है? ये लिक्विड होता है एट जनरल टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर, एट नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है। यही एक मेटल ऐसा है मरकरी, जो क्या होता है कि सामान्य तापमान पर लिक्विड होता है। बाकी सभी मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। ठीक है। इसके बाद मेटल्स जो होते हैं दे हैव ए मेटालिक लस्टर, यानी उनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती, जैसे आपने चांदी देखा होगा, सोना देखा होगा। ठीक है। ये सभी में क्या होता है? एक चमक आपको दिखाई पड़ती है, तो वो मेटल्स में पाई जाती है, जिसको मेटालिक लस्टर कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है मेटल्स में? मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, ठीक है, और मैलिएबल होते हैं, यानी उनमें तनने की भी गुण होता है, तन्यता की क्षमता होती है, खींच करके आप तार बना सकते हैं और उनको अगर पीटते हैं तो वो चादर के रूप में फैल जाते हैं। तो डक्टाइल और मैलिएबल दोनों होते हैं मेटल्स। ठीक है। मेटल्स और क्या होते हैं? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है। तो ये सभी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा हुआ है। हम जनरली आपको केवल क्लासिफिकेशन बता रहे हैं। ठीक है। आगे के वीडियोज में इनके पूरी प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगे। ठीक है। तो ये हो गया। हाँ, अगर आप पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं। आपको नहीं पता है तो आगे की वीडियो में पीरियोडिक टेबल आप जानेंगे, लेकिन 10th में पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा होगा। उसमें 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो अब इसमें आप जान लीजिए कि मेटल्स
अप्रॉक्सीमेटली 90% एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल के अंतर्गत ही आते हैं। जो 118 हैं, 118 में 90% एलिमेंट्स क्या हैं, वो सभी मेटल्स के अंतर्गत आते हैं। तो यस ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है, ये मेटल के अंतर्गत होते हैं। इसके बाद यस ब्लॉक के अलावा जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो सभी मेटल्स हैं, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं ये भी क्या है, मेटल है, ठीक है। तो मेटल में कौन कौन सा आ गया ब्लॉक आपका पीरियोडिक टेबल का, यस ब्लॉक पूरा आ गया, उसमें केवल हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, ठीक है। उसके बाद डी ब्लॉक पूरा आ गया, सब मेटल्स होते हैं। डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। और उसके बाद जो एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, आपके मेटल्स होते हैं, ठीक है। इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा पी ब्लॉक में, ठीक है, पी ब्लॉक में तीनों होते हैं। पी ब्लॉक में मेटल भी होगा, पी ब्लॉक में नॉन मेटल भी होगा, और पी ब्लॉक में मेटलाइट भी होते हैं, ठीक है। तो पी ब्लॉक में मेटल्स कौन कौन से हैं वो आप जान लीजिए। एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, इसके बाद गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, बिस्मथ हो गया, ये सभी क्या हैं, मेटल्स के अंतर्गत आते हैं। इनमें से कुछ जो हैं वो नॉन मेटल के अंतर्गत आते हैं, और कुछ जो होते हैं वो मेटलाइड होते हैं, ठीक है। तो ये तो जनरल ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेटल के बारे में हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं नॉन मेटल, ठीक है। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग जनरल केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। यानी जो नॉन मेटल्स होते हैं, अधातु जिसे कहा जाता है, ठीक है, उनमें क्या होती है कि सामान्य रासायनिक अपक्रियाओं में ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, और इसी कारण ये क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल्स कहलाते हैं, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि Cl2 है, क्लोरीन है, इन जनरल केमिकल रिएक्शन इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म्स क्लोराइड आयन, ठीक है। इसके बाद आपका ब्रोमीन है, Br2, इन जनरल केमिकल रिएक्शंस इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स ब्रोमाइड आयन, ईच एटम गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब Br2 में 2 एटम है तो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। तो ये सभी किसके अंतर्गत आ जाते हैं, आपके नॉन मेटल्स के अंतर्गत आ जाते हैं। इसी तरीके से आयोडीन है, ठीक है, फ्लोरीन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, नॉन मेटल्स के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स या तो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं जनरली, या तो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, या तो सॉलिड स्टेट में मिलेंगे या तो गैसियस स्टेट में मिलेंगे, ठीक है। सॉलिड स्टेट में जैसे कार्बन मिल जाता है, ठीक है, फास्फोरस मिलता है, सल्फर मिलता है, ये सभी क्या है, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। मैक्सिमम जो नॉन मेटल्स है वो किस में पाए जाते हैं, गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, जिसमें हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक, ब्रोमीन एक्सेप्ट ब्रोमीन, ठीक है, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सभी, ऑक्सीजन, ये सभी नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ये गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। केवल ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या है, ये जनरल टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ब्रोमीन जनरल टेम्परेचर पर किस में पाया जाएगा, लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा। बाकी या तो सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे या तो गैसियस स्टेट में पाए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं मेटेलाइट्स। अब हाँ, नॉन मेटल्स अगर पीरियोडिक टेबल में देखिए तो नॉन मेटल्स पीरियोडिक टेबल के पी ब्लॉक में ही है, बाकी ना तो ये एस ब्लॉक में, ना डी ब्लॉक में, ना एफ ब्लॉक में, कहीं पे नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में सभी नॉन मेटल्स जो हैं वो पी ब्लॉक में आते हैं। पी ब्लॉक में कुछ मेटल्स भी आते हैं, वो हमने आपको अभी बताया था, ठीक है। अब
पी ब्लॉक में कौन कौन से नॉन मेटल्स हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल में कार्बन, फास्फोरस, ठीक है, नाइट्रोजन, ये, इसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या है आपके नॉन मेटल्स हैं। इसके अलावा इनर्ट गैसेज जितनी भी हैं वो सभी क्या है नॉन मेटल्स होती हैं। अब उसमें कौन कौन सी गैसेज आती हैं, इनर्ट में आपको पता है 6 गैसेज आती हैं, जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है, हीलियम से होती है। तो हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जिनान है और रेडान, ठीक है। ये 6 इनर्ट गैसेज कहलाती हैं, अक्रिय गैसें कहलाती हैं, क्योंकि दे डजंट हैव द टेंडेंसी टू टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शंस। इनमें केमिकल रिएक्शन करने की प्रवृत्ति लगभग शून्य होती है, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इनर्ट गैसेज कहा जाता है। एंड दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल एंड बिकॉज ऑफ दैट दे हैव नो टेंडेंसी टू फॉर्म द वेरियस कंपाउंड्स विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम मेटलाइड पे, ठीक है। तो मेटलाइड नाम से ही स्पष्ट है, इनको उपधातुएं कहा जाता है। क्या कहते हैं मेटलाइड को, उपधातुएं कहा जाता है। मेटलाइड में दोनों के गुण पाए जाते हैं, मेटल्स के भी और नॉन मेटल्स के भी, यानी मेटल के गुण भी होंगे और नॉन मेटल के गुण भी होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, मेटलाइड्स कहलाएंगे, ठीक है। अब मेटलाइड्स जो है वो आपके पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। पी ब्लॉक में मेटलाइड कौन कौन से हैं वो आप जान लीजिए। तो उसमें आपका हो जाता है आर्सेनिक है, ठीक है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, मेटलाइड के अंतर्गत आते हैं। मीन्स दे हैव टेंडेंसी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन और टू गेन द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द जनरल केमिकल रिएक्शंस, यानी सामान्य रासायनिक अपक्रियाओं में ये इलेक्ट्रॉन त्याग भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकते हैं, और दोनों प्रवृत्ति होने के कारण इनको क्या कहा जाता है, मेटलाइड कहा जाता है, यानी आपका उपधातु कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपके हो गए जनरल इंफॉर्मेशन एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। आगे के वीडियोज में हम मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइड के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप ब्रीफ स्टडी इनके बारे में जानते रहें, ठीक है। अब इसके बाद हम एलिमेंट्स हो गया, इसके बाद चलते हैं कंपाउंड्स पे, ठीक है। तो कंपाउंड्स देख लेते हैं क्या होते हैं। चलिए, एलिमेंट हो गया, अब इसके बाद देखते हैं कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। तो कंपाउंड्स यानी यौगिक, ठीक है। तो कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय 2 or more than 2 elements which combines with each other by chemical reactions in a definite proportion, यानी 2 या अधिक तत्वों के द्वारा जब एक निश्चित अनुपात में वो मिलते हैं और रासायनिक अपक्रिया होती है, तब जाकर के कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जैसे एक एग्जांपल आप देख लीजिए कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन O2, ये दोनों जब मिलते हैं तो मिलने के बाद क्या फॉर्मेशन होता है, H2O होता है, जल का फॉर्मेशन होता है, और ये केमिकल रिएक्शन के द्वारा होता है, रासायनिक अपक्रिया के द्वारा होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए कंपाउंड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कंपाउंड का, कि द कंपोनेंट्स आर इन ए डिफिनिट प्रोपोर्शन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं। जैसे अभी H2O में देखें तो इनका जो रेशियो होता है वो 1:8 होता है, यानी H2O में 8 भाग ऑक्सीजन और 1 भाग क्या होता है, वो हाइड्रोजन होता है, और ये डेफिनिट प्रोपोर्शन में होगा। अगर ये प्रोपोर्शन चेंज होगा तो कंपाउंड भी चेंज हो जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि हमने ये रेशियो चेंज कर दिया, और ये रेशियो हमने चेंज करके क्या कर दिया, 1:8
16 कर दिया। रेशियो क्या कर दिया 1:16। अब 1:16 का मतलब क्या हो गया कि H2O2, ठीक है। और H2O2 क्या है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। तो इन कंपाउंड्स द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन ए डिफिनिट प्रपोर्शन। इफ दैट प्रपोर्शन गेट्स चेंज्ड द कंपाउंड गेट्स चेंज्ड। जैसे जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो 1:8 है, अभी उसको चेंज करके अगर 1:16 कर दिया जाए रेशियो, तो कंपाउंड चेंज हो गया, तब जल नहीं रह जाएगा, वाटर नहीं रह जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज कि द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। किसी भी भौतिक विधि के द्वारा कंपोनेंट्स को क्या है वो हम पृथक नहीं कर सकते हैं। सेम अगर ये आपका H2O बना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के केमिकल रिएक्शन के द्वारा, अभी इस H2O में से हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर पृथक करना हो, सेपरेट करना हो, ठीक है, तो ये हम फिजिकल मेथड के द्वारा नहीं कर सकते हैं। फिर हमको क्या करना होगा, केमिकल रिएक्शन ही कराना पड़ेगा। यानी जब हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इसका वाटर का H2O का हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये H2 और O2 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा। लेकिन हम इसको गर्म करके या इसको ठंडा करके या इसको अन्य किसी फिजिकल मेथड के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम द कंपोनेंट्स। कंपाउंड के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं, वो कंपोनेंट से अलग होते हैं। जैसे H2O क्या है, ये लिक्विड होता है, जबकि H2 और O2 जिनसे ये मिलकर के बना हुआ है वो क्या होते हैं, गैसेज होते हैं, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, वाटर की प्रॉपर्टी अलग होती है, ठीक है। तो ये कंपाउंड हो गया, ठीक है। तो हमने प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ लिया। अब इसके बाद हम आते हैं मिक्सचर के बारे में, ठीक है। तो मिक्सचर क्या होते हैं, ये अशुद्ध पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो जब कभी हम दो या दो से अधिक पदार्थों को सीधे आपस में मिला देते हैं तो हमें मिक्सचर प्राप्त होता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, पानी है और पानी में हमने शुगर मिला दिया, चीनी मिला दिया, ठीक है। तो चीनी क्या होता है, पानी में घुल जाता है, ठीक है, और घुलने के बाद हमें मिक्सचर प्राप्त हो जाता है उसका, ठीक है। लेकिन अब ध्यान दीजिए कि जब हम इन दो पदार्थों को आपस में मिलाते हैं जिनसे मिक्सचर बनता है, तो उन पदार्थों के बीच कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। यानी चीनी और पानी को मिलाया तो चीनी और पानी के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। और इनको अगर हम सेपरेट करना चाहें तो वी कैन सेपरेट दी कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड के द्वारा, भौतिक विधियों के द्वारा हम कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। जैसे चीनी पानी मिलाया, अभी हम उसको गर्म कर दें, पानी क्या होगा, वो वाष्प बन करके उड़ जाएगा, बचेगा क्या, चीनी, ठीक है। तो दोनों सेपरेट किए जा सकते हैं। मिक्सचर में कंपोनेंट्स डज नॉट हैव अ डेफिनिट प्रोपोर्शन ऑफ मास। मिक्सचर में कोई निश्चित प्रोपोर्शन नहीं होता है, निश्चित अनुपात नहीं होता कि इतने में इतना मिलाएंगे तभी मिक्सचर बनेगा, नहीं। आप 1 चम्मच चीनी डाल के भी मिक्सचर बना सकते हैं, पानी में 2 चम्मच डाल के भी मिक्सचर बना सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर डिफिनिट प्रोपोर्शन कंपोनेंट का नहीं होता। हाँ, एक और चीज होता है कि इन मिक्सचर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट। कंपोनेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो मिक्सचर में पाई जाती हैं। जैसे पानी में चीनी मिलाया तो पानी क्या होता है, लिक्विड होता है, और चीनी क्या होती है, टेस्ट में स्वीट होती है। तो चीनी मिलाने के बाद वो जो मिक्सचर बनता है वो मिक्सचर कैसा हो जाता है, टेस्ट में स्वीट हो जाता है। स्वीट क्यों हो जाता है, क्योंकि चीनी की स्वीटनेस उसमें आ जाती है, ठीक है। तो ये मिक्सचर हो गया, ठीक है। अब मिक्सचर भी कितने प्रकार के होते हैं हमने बताया,
कि दो प्रकार के होते हैं, एक होमोजीनियस होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है हेटेरोजीनियस विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो समांगी मिश्रण में क्या होता है कि एवरी पार्ट ऑफ द मिक्सचर हैव सेम प्रॉपर्टीज, सभी पर भाग का मिक्सचर के पूरे भाग का जो गुणधर्म होता है वो समान होता है। एंड कंपोनेंट्स पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आइज, अवयवी कणों को क्या होता है वो आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता है। वेयर एज इन हेटेरोजीनियस मिक्सचर द प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस, भिन्न भिन्न भागों में क्या होता है प्रॉपर्टीज क्या होती है अलग अलग होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है कि द कंपोनेंट्स कैन बी सीन फ्रॉम द नेकेड आइज। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।